हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। सभी साथी तैयार हो जाओ। रोज की भांति आपके लिए कुछ जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं जो पेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन है। जो साथी वीडियो पर नए आए हों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के इस सेशन की। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखते रहें एक एक करके क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन आपको पेट के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, वन रक्षक, एसएससी जीडी, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है आपकी। पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। एक तरफ से प्रश्न देखते रहते हैं। चलिए देखो, पहला प्रश्न है, इनमें से शुक्र ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं? देखो, शुक्र ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दो ग्रह आपके बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के होते हैं, उसके बाद शनि के हैं। मंगल के उपग्रह दो हैं, डिवोस और फीबोस। ये दो उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं। तो यही क्वेश्चन आप लिए पूछा गया था कि कौन से शुक्र ग्रह में कितने उपग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, डिवोस और फीबोस। चलिए आगे। एक बैरल कितने यूएस गैलन के बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। कितना होता है? 159 लीटर। पीलिया किसे प्रभावित करता है? तो वो पीलिया किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। और पीलिया होता किससे है? तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये तीनों दूषित जल से होते हैं। दूषित जल से होते हैं। और पीलिया प्रभावित किसे करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। और पीलिया जो पेशेंट होता है उसका सबसे पहले लीवर कमजोर होता है। ठीक है। तो पीलिया किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और इन्होंने 1846 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने। और आविष्कार कंप्यूटर का आविष्कार ये कैलकुलेटर के आधार पर किया गया था। कैलकुलेटर कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेटर के आधार पर किया गया था। और कंप्यूटर का किया गया था। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है। संगणक। ठीक है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। वैसे पहले भारत का अगर पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो परम 8000 हो जाता है। और वर्तमान में अगर भारत का सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो परम 10,000 हो जाता है। ठीक है। पहले परम 8000 था, वर्तमान में परम 10,000 हो जाता है। ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। भारत में BARC द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर, BARC द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर
तो BARC द्वारा निर्मित जो पहला कंप्यूटर है वो अनुपम है। कौन सा है? अनुपम। तो ऑप्शन की तो बात ही नहीं है इसमें कोई। आगे देखें, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। ये किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। देखो यहाँ क्या है इनका, पूरब में जो मठ है यह पुरी में है, उड़ीसा में। पश्चिम का द्वारका में है, ये गुजरात में है। उत्तर का बद्रीनाथ में है, ये उत्तराखंड में है। और दक्षिण का श्रृंगेरी में है, ये शायद तमिलनाडु में, कंफर्म हमें याद नहीं आ रहा है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए 4 मठ हैं। ठीक है, पूरब का पुरी में, पश्चिम का द्वारका में, उत्तर का बद्रीनाथ में और दक्षिण का खंडवा में। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की? तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की है राय बहादुर दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सैनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। 1922 ईस्वी में राखलादास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। जोदड़ो नामक स्थान की खोज की। नामक स्थान की खोज की। देखो, और जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, ये दोनों ही प्राचीन स्थल आपके पंजाब पाकिस्तान में है। चलिए आगे देखें, भारतीय संगीत किसमें खोजा गया है? तो देखो, संगीत गया सामवेद में। किसमें खोजा जा गया है? सामवेद में। ऋग्वेद पद में है लेकिन इसमें संगीत नहीं है। और संगीत क्या पंक्ति है? सारे गामा या सारे गामा पादानी, 3 4 3 7। ठीक है, सारे गामा पादानी, ये 7 होते हैं संगीत। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद में डाकनी, शाकनी, भूत पिशाच, चुड़ैल का वर्णन है, मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, जिसमें गायत्री मंत्र लिखा है। गायत्री मंत्र लेखक है विश्वामित्र। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10वें मंडल में जातियों का वर्णन है और उसमें 4 जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के अनुसार केवल 10वें मंडल में 4 जातियों का वर्णन है, 9वें मंडल में वनस्पति का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में हुई थी। कर्नल H.S. अल्कार्ट और मैडम HP ब्लावत्स्की। कर्नल H.S. अल्कार्ट और मैडम HP ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में 1882 ईस्वी में। 82 ईस्वी में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में बना। 1842 ईस्वी में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में बना। ठीक है,
तो 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ बना था? अड्यार मद्रास में। हालांकि इसमें बीच में 2-3 पॉइंट और हैं। 1879 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुई थी, लेकिन पूछी नहीं जाती इसलिए हमने छोड़ दिया था। 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय अड्यार बनारस में मद्रास बना। और भारत में इसका संचालन कार्य एनी बेसेंट द्वारा किया गया। भारत में जो इसका संचालन कार्य है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, इसे भी थोड़ा याद रखना आप। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है? देखो, भारतीय पुनर्जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्हीं के कहने पर सती प्रथा का अंत किया था। हालांकि राजा राममोहन राय के साथ ईश्वरचंद विद्यासागर अन्य लोग भी थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जैसे कार्यक्रम भी चलाए और भी देशवासियों के लिए कई प्रोग्राम किए। और इनका एक प्रसिद्ध पेपर था संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय का प्रसिद्ध अखबार था। चलिए आगे देखें, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 ईस्वी में। डेट थी 24 मार्च 1946। और सदस्य थे इसके 3 लोग, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तीन लोग इसके सदस्य थे। और इसी समिति की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए। भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद 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 भारत में कुल 299 बचे। भारत में कुल 299 सदस्य बचे। भारत में कुल 299 सदस्य बचे। भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद भारत में कुल 299 सदस्य बचे। ठीक है, चलिए आगे देखें। हालांकि इनमें और अगर जानना चाहो तो 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतों से, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, और अगर और भी जानना चाहो तो और भी मैटर है यहाँ। दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए? देखो, निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। वो सॉरी, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से
51 तक है। और संविधान के भाग 4 में है। और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं? आयरलैंड से। और नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। जब सरकार की इच्छा होगी नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दिया जाएगा। यदि सरकार की इच्छा नहीं है तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ये विशेष रूप से महात्मा गांधी की सिफारिश पर लागू किए गए थे। इनके बारे में कई लोगों ने विरोध भी किया था। आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों से हटके। निम्न में से कौन से भारत को एक सेलुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? देखो, सेलुलर राज्य का मतलब होता है जहां राज्य केंद्र के पास ज्यादा शक्ति हो। तो इसका वर्णन मिलता है संघ सूची में। कहाँ मिलता है? संघ सूची। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, संविधान की उद्देशिका में उदारवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। देखो, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जब पूछा क्या था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लिख लेना यहाँ, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। चलिए, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा कवर करो। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़े गए। और मूल कर्तव्य का वर्णन है भाग 4 का। भाग 4 का। और प्रारंभ में यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 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 चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य स्थापित करने का उपबंध करता है? देखो, कौन सा पंचायती राज को अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो पंचायती राज का वर्णन है अनुच्छेद 40 में। कहाँ? अनुच्छेद 40 में। यह महात्मा गांधी के कहने पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। और 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 का में वन्यजीव संरक्षण। और इसी 48 में गौवध को निषेध किया गया है। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी के कहने पर किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा वर्णित नहीं है? तो अंग्रेजी।
कौन सी नहीं है? अंग्रेजी और मूल संविधान में